दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी ऐसी अच्छी और बढ़िया कहानी सुन सकें। आज की कहानी का शीर्षक है कवि की स्त्री। छात्रावास में मैं और मणिराम साथ ही साथ एक साथ पढ़ते थे। उस समय हम एक दूसरे पर प्राण देते थे। वे बचपन के दिन थे। जब तक एक दूसरे को देख न लेते शांति नहीं मिलती थी हमें। उस समय हमें बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। पीछे से प्रेम का स्थान वैर ने ले लिया था। दोनों एक दूसरे के लहू के प्यासे हो गए थे। तब हम शिक्षित हो चुके थे। हमने अपनी अपनी ज़िंदगी का रास्ता तय कर लिया था। एफए की परीक्षा के पास करने के पश्चात हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। मणिराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। मैंने साहित्य संसार में पांव रख दिया था। मुझे रुपए पैसे की बिल्कुल की परवाह नहीं थी। पूर्वजों की संपत्ति ने इस ओर से मुझे पूरी तरह से निश्चिंत कर दिया था। उन दिनों दिन रात कविता के रस में मैं केवल तल्लीन रहता। कई कई दिन घर से बाहर बिल्कुल न निकलता। उन दिनों मेरे सिर पर केवल यही धुन सवार रहती थी। एक एक पद पर घंटों खर्च हो जाते थे। अपनी रचना को देखकर मैं गर्व से जैसे झूमने लग जाता था। कभी कभी मुझे अपनी कविता में तुलसीदास की उपमा और सूरदास के रूपकों का स्वाद आता था। जब मेरी कविताएं पत्रों में निकलने लगी तब मेरे देखने जैसी हालत थी। मेरा कवित्व का मद उतरने लगा। मद उतर गया पर उसका नशा बिल्कुल नहीं गया। वह नशा प्रख्याति, कीर्ति और यश का नशा था। थोड़े ही वर्षों में मेरा नाम हिंदी संसार में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया था। मैं अब कुछ काम नहीं करता था, केवल बड़े बड़े लोगों को पार्टियां दिया करता था। अब उसके बिना मुझे चैन नहीं मिलता था। कविता में इतना मन नहीं लगता था। पहले मेरा सारा समय केवल कविता की भेंट होता था, पर अब वह केवल जी बहलावे की चीज़ हो गई थी। परंतु जब कभी कुछ लिखता तो रंग बांध देता था। तुच्छ से तुच्छ विषय को लेता तो उसमें भी मैं जान डाल देता था। उधर मणिराम चिकित्सा के ग्रंथों के साथ लगातार सिर फोड़ता रहा। 5 वर्ष बाद असिस्टेंट सर्जरी की परीक्षा पास करके उसने अपनी खुद की दुकान उसी शहर में खोल ली थी। परीक्षा का परिणाम निकलने के समय उसका नाम केवल एक बार समाचार पत्र में निकला था। इसके पश्चात फिर कभी भी उसका नाम पत्रों में कभी नहीं छपा था। इधर मेरी प्रशंसा में प्रतिदिन समाचार पत्रों के पृष्ठ भरे रहते थे। मैं मद में उड़ता रहता था। वह दुकान पर सारा दिन बैठा रोगियों की बाट देता रहता था, परंतु उसका नाम कौन जानता था। लोग जाते हुए भी झिझकते थे। मैं उसकी ओर देखता तो घृणा से मुंह फेर लेता। जिस प्रकार मोटर में चढ़ा हुआ मनुष्य पैदल जाने वालों को बड़ी ही घृणा से देखता है। एक दिन एक पत्र आया मेरे पास। उसमें मेरे कवित्व कला की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। मेरा अस्तित्व देश और जाति के लिए सम्मान और गौरव का हेतु बताया गया था। मेरे पास ऐसे पत्र प्राय आया करते थे। यह कोई नई बात नहीं थी। कभी कभी तो ऐसे पत्रों को देखकर मैं झुंझला उठता था। हम पुरुषों की ओर से उपेक्षा कर सकते हैं, परंतु कभी किसी कोमलांगी के साथ यह व्यवहार करने को जी बिल्कुल नहीं चाहता, और यह भी किसी साधारण स्त्री की ओर से नहीं था। इसकी लेखिका देहरादून के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हृदय नारायण की शिक्षिता लड़की सावित्री थी, जिसने इसी वर्ष बीए की परीक्षा पास की थी, जिसके संबंध में समाचार पत्रों में कई लेख निकले थे, परंतु मैंने उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी थी। इस पत्र ने सब कुछ मुझे अब अच्छे से याद करा दिया। मैंने उसी समय लेखनी पकड़ी और जवाब लिखने बैठ गया, परंतु हाथ जवाब दे रहे थे। ऐसी लगन से कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा के पर्चे भी बिल्कुल नहीं लिखता होगा। एक एक शब्द पर ध्यान से रुकता था
और नए नए शब्द ढूंढकर नए नए विचार लेखनी के अर्पण करता जाता था। मैंने सावित्री और उसकी विद्वता की प्रशंसा में कोश के संपूर्ण सुंदर शब्द समाप्त कर दिए। अपनी तुच्छता को भी अंगीकार किया। आप मेरी प्रशंसा करती हैं, यह आपका बड़प्पन है, अन्यथा मेरी कविता में धार ही क्या है। यह एक तरीका होता है, न कल्पना में सौंदर्य है, न शब्दों में मिठास। रसिकता कविता का प्रधान अंग है। यह मेरी कविता से कोसों दूर है। हम कवि बन बैठते हैं, परंतु कवि बनना आसान नहीं होता। इसके लिए देखने वाली आँखें और सुनने वाले कान दोनों ही अति आवश्यकता होती है, इत्यादि इत्यादि। कहने की आवश्यकता न होगी कि अपनी प्रशंसा करने का यह एक बेहद सभ्य ढंग है। कुछ दिन पश्चात इस पत्र का मेरे पास उत्तर आ गया। यह जो कुछ आपने लिखा है, आप जैसे महापुरुषों के योग्य ही है, अन्यथा मैं तो आपको टेनिसन और वर्ड्सवर्थ से बढ़कर ही समझती हूँ। आप कहते हैं कि आपकी कविता रसहीन है, होगी, परंतु मुझ पर तो ये जादू का काम करती है। घंटों घंटों रस सागर में डुबकियाँ लगाती रहती हूँ, खाना पीना भूल जाती हूँ। जी चाहता है आपकी लेखनी चूम लूँ। यह पत्र शराब की दूसरी बोतल जैसे थी। अंतिम वाक्य ने हृदय में आग लगा दी। मैंने फिर उत्तर दिया, पत्र में हृदय खोलकर रख दिया। कवि अपने चाहने वालों को आकाश में चढ़ा देते हैं। मैंने सावित्री की प्रशंसा में आकाश पाताल दोनों एक कर दिया। लिखा, लॉयल का कथन है कि कवि केवल वही नहीं जो सिर्फ कविता कर सकता है, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति जो कविता समझ सकता है और उसके मर्म तक पहुंच सकता है, वही असली में कवि है। इस रूप में तुम भी कवि हो। मैंने अच्छे अच्छों को देखा है, कविता के महत्व को बिल्कुल नहीं समझ सकते, और तुम तो भली भांति सब कुछ जानती हो। तुम तो बाल की खाल निकाल देती हो। तुम्हारी योग्यता पर मुझे आश्चर्य होता है। धन्य है भारत भूमि जिसमें तुम जैसी देवियाँ खेलती रहती हैं। मैंने सैकड़ों उपन्यास पढ़े थे, अच्छी से अच्छी कविताएं देखी थी, परंतु जो रस, जो स्वाद सावित्री के पत्र में था, वह किसी में न पाया। यही जी चाहता था कि उन्हीं को मैं लगातार पढ़ता रहूं। सावित्री, निस्संदेह वे मुझे चाहते हैं, अन्यथा इस प्रकार तुरंत ही उत्तर प्रत्युत्तर ना देते मुझे। आज पत्र लिखती हूँ, तीसरे दिन उत्तर भी आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे मेरे पत्र की राह देख रहे थे। उनके पत्र उनके कवित्व से अधिक सरस हैं। पढ़कर जैसे चित्त प्रसन्न हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसी चुटकी लेते हैं कि मन पूरी तरह से अधीर हो उठता है। मैंने उनसे चित्र मांग भेजा था। उत्तर देते हैं, तुमने लिखा है कि चित्र भेज रही हूँ, परंतु मुझे आज तक नहीं मिला। रजिस्ट्री की रसीद तो भेज दो, डाक खाने पर नालिश कर दूँ। बरबस मुझे अपना चित्र भेजना पड़ा। उत्तर में उनका चित्र भी आ गया। मेरा विचार बिल्कुल सच्चा निकला। कैसे रसीले हैं, मुख पर राजकुमारों जैसा लावण्य झलकता है। मेरे हृदय को पहले ही चैन न था। चित्र ने रहा सहा भी वही छीन लिया। रात को अब नींद नहीं आती। उनकी अंतिम कविता ने उनका हृदय मुझ पर खोल दिया है। प्रियतमा से, कितना प्यारा शीर्षक है। अक्षर अक्षर से जैसे प्रेम टपकता है। इससे पहली कविता पाती निहार कर, वह भी मुझ पर ही लिखी गई थी। लिखती हूँ, तुम मुझे कलंकित करके ही छोड़ोगे। यह तो कहो, तुम मेरे पीछे पल्ला झाड़कर क्यों पड़ गए हो। एक और कविता एकांत में प्रकाशित हुई है। इससे जान पड़ता है अभी तक कुंवारे हैं। तो फिर मेरी, परंतु वे इतना परिश्रम क्यों करते हैं भला। बहुत पढ़ना लिखना मनुष्य को भास की तरह खोखला कर देता है। लिखती हूँ,
कविता करना बंद कर दो और अपने शरीर की ओर ध्यान देना शुरू करो। मुझे बड़ी चिंता रहती है आपकी। इसके बाद मैंने उनके संबंध में सब कुछ यहाँ वहाँ से मालूम कर लिया और फिर वे पता चला कि वे हमारी बरादरी के ही हैं और कंवारे भी हैं। मैंने पत्र लिखा। पहले पत्रों और इस पत्र में बहुत भेद था। इसमें कोई संकोच, कोई बनावट ना थी। तुम्हारे पत्रों से संतोष नहीं होता। जी चाहता है प्रत्यक्ष दर्शन हो तो गिरकर आपके पैरों को चूम लूं। अब अधिक न तरसाओ। प्रतिक्षण सामने देखना चाहती हूँ आपको। प्राय सोते सोते चौंक पड़ती हूँ। सोचती हूँ तुम्हारे खाने पीने का क्या प्रबंध होता होगा। रात को अधिक समय तो जागते तो नहीं रहते। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसका पूरा ध्यान रखो। मुझे पत्र लिखना ना भूलो। जी डरता है, मुझे अपने चरणों की दासी समझो। और फिर चौथे दिन उत्तर आ ही गया। तब मैं ज़मीन से ज़ोर से उछल पड़ी। वे मेरे साथ विवाह करने के लिए सहमत नहीं, प्रत्युत अधीर हो रहे थे। मैंने खुशी के मारे आंखें बंद कर ली और आने वाले काल्पनिक सहवास का चिंतन करके आनंद के झूले में लगातार झूलने लगी। इतने में किसी के पैरों की चाप सुनाई दी। मेरी आंखें अचानक से खुल गई। देखा छोटा भाई प्रभाशंकर चित्रों का एक बड़ा बंडल हाथ में लिए हुए खड़ा है। मैंने आश्चर्य से पूछा, प्रभा यह क्या है? बाबूजी कहते हैं ये चित्र देखकर इन सब में से एक छांट दो। प्रत्येक चित्र के साथ साथ एक पत्र है, उसे भी पढ़ लेना। यह कहते कहते प्रभा ने वह बंडल मेरे हाथ में दे दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मैंने बंडल खोला। इनमें से उन पुरुषों के फोटो थे जो मेरे साथ विवाह करना चाहते थे। मैंने मुस्कुराते हुए सब पर एक उचटती हुई दृष्टि डाली। कोई बैरिस्टर था, कोई इंजीनियर तो कोई ठेकेदार, परंतु मुझे कोई भी पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने अपनी पसंद ढूंढ ली थी। मेरे अंतःकरण में एक ही मूर्ति के लिए स्थान था और वहाँ पहले ही से वह मूर्ति अच्छे से विराजमान थी। फुर्ती से उठकर मैंने अपना संदूक खोला और उसमें से उनका फ़ोटो निकालकर उस पर पास्ट शब्द लिखकर उसे बाबूजी के पास भेज दिया। वे बुरी तरह से स्तंभित रह गए और हैरान भी। उन्हें यह आशा बिल्कुल नहीं थी। वे समझते थे मैं कोई लखपति का बेटा पसंद करूंगी, परंतु मैंने एक कवि को चुना। वे निर्धन नहीं थे पर इतने धनाढ्य भी न थे, यह मैं अच्छे से जानती थी। मेरे चाहने वालों में कई पुरुष ऐसे थे जो उनको अच्छे से खरीद सकने का सामर्थ्य रखते थे, परंतु प्रेम अंधा कहा गया है, उसे देखना भला किसने सिखाया है। बाबूजी मेरी इच्छा के अनुसार सहमत हो गए। उन्होंने मुझे लाड़ प्यार से पाला था। मेरी शिक्षा पर सहस्त्रों रुपए खर्च किए थे। इस विषय में भी उन्होंने मुझे पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। जिस बात का भय था अंत में वही हुआ। उन्हें बुखार आने लगा है। कुछ दिन हुए उनके एक मित्र मिलने आए थे। वे कहते हैं कि डॉक्टरों को तपेदिक का संदेह है। यह बात सुनकर बाबूजी बड़े व्याकुल हुए थे। सदैव उदास रहते हैं, जैसे कोई रोग लग गया हो। उनकी इच्छा है कि मैं अब इस विवाह का विचार छोड़ दूं। जलती आग में कूदना बुद्धिमता बिल्कुल नहीं होती, परंतु मैं इसकी परवाह नहीं करती। संसार की आंखों में हम कंवारे हैं, पर जब मन मिल गए, प्रेम की डोर बंध गई, तब शेष क्या रह गया। अब मैं उनकी हूँ, दिल से और मन से भी, और कोई रोग, कोई शक्ति, कोई बला मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मृत्यु को भी यह साहस नहीं है। सावित्री ने सत्यवान को यमदूत के पंजे से छुड़ा लिया था। क्या मैं इन्हें नहीं बचा सकूंगी? मैं भी सावित्री हूँ। इसी भारत की मिट्टी से मेरा जन्म हुआ है। मैं उसके कारनामे को फिर जिंदा करके दिखाऊंगी। सायंकाल हो गया था। बाबूजी
चुपचाप अपने कमरे में बैठे हुए थे। मुझे उनकी बड़ी चिंता हुई। यह समय उनके क्लब जाने का था। सर्दी हो या गर्मी, वे बराबर क्लब जाते थे। यह उनका रोज़ का नियम था, जिसमें कभी त्रुटि न आती थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, क्यों पिताजी, आज आप क्लब नहीं गए? बाबूजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, आप थोड़ा उदास दिखाई देते हैं। बाबूजी ने कहा, तुझे इससे क्या? आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं। आपका खाना आधा भी नहीं रहा है। मैं यह सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी डॉक्टर को दिखाइए। रोग का बढ़ाना अच्छा नहीं है। अब मेरा डॉक्टर यमराज ही होगा। मेरी आंखों में अब लगातार आंसू आ गए और मैं रोने लगी। सिर नीचे झुक गया। बाबूजी दूसरी ओर देख रहे थे, परंतु मेरे आंसू उन्होंने देख लिए। बातचीत का रंग बदल गया। वे बोले, सावित्री, मैं तो अपने भाग्य को रो रहा हूँ, परंतु तुम्हें क्या हुआ है बेटा? मैंने उनकी ओर इस प्रकार देखा जैसे उन्होंने मुझ पर कोई बड़ा अत्याचार किया हो, और मैंने उनसे कहा, आप मेरे पिता हैं। क्या आप भी मेरे इन आंसुओं का रहस्य नहीं समझते? आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं केवल उन्हीं से ब्याह करना चाहती हूँ। आपकी प्रत्येक बात छिपी कटार है, प्रत्येक वचन विष में बुझा हुआ बाण है। आपके मित्र हैं, सुहृद हैं, कामकाज हैं, क्लब है। आप बाहर चले जाते हैं। मैं बैठी कर्मों को रोती रहती हूँ। मैं लड़की हूँ ना, लड़कियों को मुँह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, परंतु क्या करूँ मैं? देखती हूँ मेरी जीवन का सर्वस्व लुट रहा है। भला मैं चुप कैसे रहूँ? आप देर करके मेरे भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं, बाबूजी ने आतुर होकर कहा। परंतु सावित्री, देखकर मक्खी निगलना आसान नहीं होता बेटी। क्या तुझे विश्वास है कि वह तेरी सेवा शुश्रूषा से अच्छा हो जाएगा? हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें बचा लूँगी। कवि बड़े ही बेपरवाह होते हैं, प्रायः पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं। मैं उन्हें जीवन के समस्त झंझटों से निश्चिंत कर दूंगी। कहूँगी, पहले अपने स्वास्थ्य की ओर देखो, पीछे कविता भी हो लेगी। नौकरों के हाथ की रोटियां खाते रहते हैं, खाया पिया भला क्या तन लगेगा? स्तुति करने को सभी हैं, सहानुभूति किसी में नाम की भी नहीं। बाबूजी पर मेरी इन बातों का बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ। कुछ समय के लिए उनका मुंह बंद हो गया, फिर बोले, यह सब ठीक है, परंतु कहने और करने में बहुत भेद है बेटा। मुझे संदेह है कि जो कुछ तुम कह रही हो उसे कर भी सकती हो या नहीं। तुम कर पाओगी यह सब? मेरा मुख लाल हो गया, जैसे भरे बाजार में सिर से दुपट्टा उतर गया हो। फिर संभल कर मैंने उनसे कहा, पिताजी, मैं अपने वचनों के उत्तरदायित्व से अपरिचित नहीं हूँ। जो कुछ कहा है अच्छे से करके दिखा दूंगी। यह सब भावना की बातें हैं बेटा। समय पर धुएं की नाई उड़ जाती है। मेरे विचार में संसार भावनाओं पर ही जिया जाता है। मेरा तो यही मानना है। बाबूजी अब चुप हो गए। कोई उत्तर ना सूझा। थोड़ी देर सिर झुकाकर सोचते रहे, तब एकाएक उठे और मुझसे कुछ कहे सुने बिना बाहर चले गए, और उसके बाद मेरा विवाह हो गया। यह बात झूठी निकली। उन्हें कोई रोग नहीं था। यह सब किसी की शुद्धता थी। उनका स्वास्थ्य देखकर चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। मुख पर लाली है और नेत्रों में ज्योति। मुझे देखते ही कली की नाई खिल जाते हैं। मैंने कई कवियों के चरित्र पढ़े हैं, और एक दोष प्राय सब में पाया जाता है, वह यह कि उनका आचरण कुछ इतना पवित्र नहीं होता, परंतु उनके विषय में यह कल्पना करना भी पाप है। यह बहुत ही शर्मीले हैं। किसी पराई स्त्री के सामने आँख तक नहीं उठाते, उन्हें आँख उठाकर भी नहीं देखते। वह इसे भी सदाचार से घिरा हुआ ही समझते हैं। मेरी कोई सहेली आ जाती तो उठकर अंदर चले जाते थे। मैं बहुतेरा समझाती हूँ, कहती हूँ
तुम मर्द हो, यदि स्त्री पर्दा नहीं करती तो पुरुष क्यों करें? परंतु वह हंसकर टाल देते हैं। मुझे उन पर पूरा पूरा भरोसा है। मैं समझती हूँ सब कुछ हो सकता है, परंतु उनके मन में मैल नहीं आ सकता, कभी नहीं। ऐसा पुरुष मिल जाना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने अपने आप को मुझ पर छोड़ दिया है। घर बाहर का स्याह सफ़ेद सब कुछ मेरे ही हाथ में है। कपड़े तक स्वयं नहीं बदलते। यदि मैं ना कहूँ तो पूरा अठवाड़ा निकल जाता है और उन्हें ध्यान भी नहीं आता कि कपड़े मैले हो गए हैं और उन्हें बदलने का वक्त हो चुका है। उनके दूध का, फलों का, कमरे की सफाई का मुझे ही प्रबंध करना पड़ता है। सोचती हूँ यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरी बेपरवाह मनमानी करने वाली स्त्री आ जाती तो उनका क्या होता। घर में धूल उड़ने लगती, थोड़े ही दिनों में बीमार हो जाते। उन्हें अपने दफ्तर की सफाई का भी ध्यान नहीं, उसका भी मुझे ही ध्यान करना पड़ता है। नौकर सिर चढ़ाकर रखे थे, अब वे भी संभल गए हैं। ये निगोड़े आपसे आप तो कोई काम करते ही नहीं। जब तक सिर पर ना खड़े रहो तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। कभी कभी मुझे उन पर भी क्रोध आ जाता है। वे क्यों दबदबे से काम नहीं लेते उनसे। मैं 4 दिन के लिए बाहर चली जाऊं तो घर में कीड़े रेंगने लगें। एक दिन मैंने उनसे कहा, सारे भारतवर्ष में तुम्हारी कविता की धाक बंधी हुई है, परंतु क्या यह भी किसी को पता है कि तुम इतने बेपरवाह और ऐसे आलसी हो? उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, भाई तुम एक लेख न लिख देना, बदनाम हो जाओगे, उसमें कुछ भाग तुम्हें भी मिल जाएगा। मैं क्यों लेने लगूं भला? तुम हंस कर टाल देते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तनिक सोचो तो सही, ऐसी बेपरवाही भी भला किस काम की? मैंने तुम्हें घर की रानी बना दिया है, और क्या चाहिए? मैंने धीरे से कहा, घर की रानी तो मैं बनी, परंतु तुम अपने दफ्तर की ओर तो ध्यान करो कम से कम। मैं तो घर ही संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हें अपना सुपरिटेंडेंट समझता हूँ। मैं रूठ कर वहाँ से चली गई, परंतु हृदय हमारा आनंद के हिलोरे ले रहा था। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर तैरता है। दूसरे दिन प्रातःकाल में उनके दफ्तर की ओर गई तो दरवाजे के पास एक छोटा सा बोर्ड लटकता हुआ देखा। उस पर लिखा था, सावित्री देवी बीए सुपरिटेंडेंट। मैंने उसे जल्दी से उतार कर उनके सामने जा फेंका और कहा, ये शरारतें देखकर लोग क्या कहेंगे भला मेरे बारे में? उन्होंने मेरी ओर देखा तो मुस्कुराकर अपनी भुजाएं मेरे लिए फैला दी। संध्या का समय था। मैंने अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनी और पास जाकर कहा, सुनो, बाहर चलोगे? कहीं घूम आए? वे इस समय कविता लिखने में मगन थे। धीरे से बोले, इस समय बात ना करो प्लीज़। बड़ा विचित्र भाव सूझा है, उसको प्रकट करने के लिए शब्द ढूंढ रहा हूँ। मुझे जैसे विष सा चढ़ गया। कैसे पुरुष हैं, सदा अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। इतना भी नहीं होता, मेरी किसी समय तो बात मान लिया करें कम से कम। पहले मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, परंतु अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनका हृदय प्रेम से शून्य हो गया है। हाँ, कविता में हृदय निकाल कर रख देते हैं। मेरी आंखों से अब आग बरसने लगी। मुंह से बोली, सदा कविता की ही सोचती रहती है या किसी समय संसार का भी ध्यान आता है तुम्हें? इस कविता से कभी संसार में शोर मच जाएगा। तुम्हें मेरा भी ध्यान रहता है या नहीं, यह अपने हृदय से पूछो। मैं अपने हृदय से नहीं, स्वयं तुमसे पूछती हूँ। तनिक आंखें उठाकर उत्तर तो दे दो मुझे। यह कविता देखकर फड़क उठोगी। ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं लिखी। मैंने हताश सी होकर कहा, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आज थोड़ा घूम आती। जी चाहता है कागज़ छीनकर दावत तोड़ दूँ तुम्हारा। दावत कागज़ की हानि साधारण बात है, परंतु ये विचार फिर न मिलेंगे। आज अकेली चली जाओ प्लीज़, मेरा मन नहीं मानता। उन्होंने हाथ से इशारा किया और फिर वापस अपने पन्ने पर झुक गए। मेरे हृदय में बर्छी सी लगी। उन्हें कविता का ध्यान है, मेरा नहीं।
संसार में नाम चाहते हैं परंतु घर में प्रेम नहीं चाहते। मैं वहाँ से चली तो हृदय पर बोझ सा प्रतीत हुआ। अकेली सैर को निकल गई परंतु चित्त पूरी तरह से उदास था। सैर में जी न लगा। हार कर एक पुल पर बैठ गई और अपनी दशा पर रोने लगी। इन आंसुओं को देखकर पहले बाबूजी व्याकुल हो जाते थे। विवाह हुआ तो मेरे सुख दुख का भार एक कवि को सौंपा गया परंतु अब इन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे मेरी नाव नदी के धार में वेग से बही जाती है और उस पर कोई मल्लाह नहीं है। मैं अपनी बेबसी पर कुढ़ती रहती थी। कभी कभी आंख उठाकर देख भी लेती थी कि कदाचित आ रहे हों। प्रेम कभी भी आशा नहीं छोड़ता है। मेरी आंखें जल की ओर थी। सोचती थी यदि कोई शक्ति मंत्र बल से मुझे जल की तरंग बना दे तो गंगा की तरंगों में खेलती फिरूं। एकाएक आंखें झपक गई। निद्रा देवी ने इच्छा पूरी कर दी। मैं गंगा में गिर गई। बहुतेरे मैंने हाथ पांव मारे पर निकल ना सकी। प्रवाह में लगातार बहने लगी। जब सुबह आई तो मैं घर पर थी, अपने घर पर। वे सामने खड़े थे। कुर्सी पर एक डॉक्टर बैठा था। उन्होंने कहा, अच्छी बची, इनका धन्यवाद करो। यह मेरे मित्र डॉक्टर मणिराम हैं। आजकल काशी में इनके नाम की पूजा होती है। नदी में न कूद पड़ते तो तुम्हारा बचना बिल्कुल असंभव था। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं धीरे धीरे उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। साड़ी को सिर पर कर लिया और डॉक्टर साहब की ओर देखा मगर आंखें ना मिला सकी। मैंने परमात्मा आपका भला करे कहा और फिर से आंखें नीचे झुका ली परंतु हृदय में हलचल मची हुई थी। चाहती थी वे उठकर चले जाएं। मेरा विचार था इससे मेरा धीरज वापस आ जाएगा परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे चले गए। तब जान पड़ा मैं भूल पर थी और व्याकुलता मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। पानी की सैर को तो गई थी मैं परंतु आग खरीद लाई। मणिराम। रात हुई परंतु मेरी आंखों में नींद न थी। उसे सावित्री की आंखों ने एक साथ चुरा लिया था। न जाने उसने क्या जादू कर दिया था मुझ पर। उसमें कैसा आकर्षण था, कैसी बेबसी थी। जैसे कोई कैदी लोहे के जंगले के अंदर से स्वतंत्र सृष्टि को देखता रहता है और आह भर कर पृथ्वी पर बैठ जाता है। उसकी आंखें बार बार मेरी ओर उठती थी परंतु वह उन्हें उठने न देती थी। जिस प्रकार माँ अपने अबोध बालक को अपने पास रखती है और पराए खिलौने पकड़ने देखकर गोद में उठा लेती है, ठीक उसी तरह उस समय बालक किस प्रकार मचलता है, कैसा अधीर होता है। चाहता है कि माँ उसे छोड़ दे तो खिलौना लेकर भाग जाए। यही दशा इस वक्त सावित्री की थी। सत्यवान वही डटा रहा। यदि 2 मिनट के लिए भी उन्हें आपस में अकेला छोड़ देता या फिर वहाँ से उठ जाता तो जी भरकर देख लेता सावित्री को। कैसी सुंदर है, जैसे चंपा का फूल। दूसरे दिन दुकान का जो जा रहा तो उसे दरवाजे पर खड़ा पाया। उसने मेरी ओर प्यासे नैनों से देखा और मुस्कुरा दिया। इस मुस्कुराहट में बिजली थी। मेरा धैर्य छूट गया। दुकान पर जी बिल्कुल न लगा। सारे दिन सांझ की प्रतीक्षा करता रहा जब मैं उसके घर उसके पास जा सकूं। पल पल गिनते दिन आखिर समाप्त हुआ और मैं घर को वापस लौटा। पैर भूमि पर न पड़ते थे। इस समय मैं ऐसा प्रसन्न था जैसे किसी को कुछ मिलने वाला हो। सत्यवान के मकान के पास पहुंचा तो पैर आप से आप रुक गए। आंखें दरवाजे पर जम गईं। सहसा वह अंदर से निकली और दरवाजे के साथ लगकर वहीं पर खड़ी हो गई। उसने मुंह से कुछ न कहा परंतु आंखों ने हृदय के पर्दे खोल दिए। इन आंखों में कैसा प्रेम था, कैसा चाव और उसके साथ स्त्रियों की स्वाभाविक लज्जा। चटनी में खटाई के साथ
शक्कर मिली हुई थी। मैं मतवाला सा हो गया था और झूमता जामता घर पहुंचा, जैसे किसी ने शत्रु का दुर्ग विजय कर लिया हो। कई दिन बीत गए, नैनों का प्रेम पाश दृढ़ होता गया। अब उसे देखकर जी न भरता था। ओस की बूंदों से किसी की प्यास बुझी है भला? तृष्णा अपने पैर आगे बढ़ा रही थी। अंतःकरण सावधान करता था, जैसे भय के समय कोई लाल झंडी दिखा दे। परंतु कामदेव उस ड्राइवर के समान परवाह न करता था जिसने शराब पी ली हो। यह शराब साधारण शराब नहीं थी। यह वह शराब थी जो धर्म कर्म सब चूल्हे में झोंक देती है और मनुष्य को बलात् भय के मुंह में डाल देती है। यह काम वासना की शराब थी। एक दिन बहुत रात गए घर लौटा। चित्त दुखी हो रहा था, जैसे कोई भारी हानि हो गई हो। परंतु सावित्री दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैं गदगद प्रसन्न हो गया। घाटा पूरा हो गया। सारा क्रोध और दुख दूर हो गया। सावित्री ने कहा, आज आपको बड़ी देर हो गई। परंतु आवाज़ थरथरा रही थी। मेरा कलेजा धड़कने लगा। शरीर पसीना पसीना हो रहा था। छात्रावस्था में हमने सैकड़ों मुर्दे चीरे थे। उस समय भी यह अवस्था नहीं हुई थी। एक एक अंग कांपने लगा। मैंने बड़ी ही कठिनता से अपने आप को संभाला और उसे उत्तर दिया, जी हाँ, कुछ मरीज देखने चला गया था। आप दरवाजे पर खड़ी हैं। क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं? हाँ, उनकी राह देख रही हूँ। क्या आज कोई कवि सम्मेलन है? वहाँ पर गए हैं? कवि सम्मेलन तो नहीं, एक जलसे से गए हैं। वहाँ उन्हें अपनी नवीन कविता पढ़नी है, तो 12 बजे के पहले तो बिल्कुल नहीं लौटेंगे। सावित्री ने तृषित नैनों से मेरी ओर देखा और एक मधुर कटाक्ष से ठंडी आंस भरकर कहा, घर में अब जी नहीं लगता। अकेले बैठे बैठे उकता जाती हूँ। अभी तो 8 ही बजे हैं केवल। 12 बजने में तो काफ़ी देर है। जी चाहता है कि घड़ी की सुइयां घुमा दूं। मेरे पैर न उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई विचित्र नाटक हो रहा हो, परंतु कोई देख न ले। इस विचार से पैर उठाने पड़े। हमें धर्म का विचार हो या न हो, परंतु निंदा का विचार हमेशा और अवश्य होता है। सावित्री ने मेरी ओर ऐसी आंखों से देखा मानो कह रही हो, क्या तुम अब भी नहीं समझे? मैं आगे बढ़ा, परंतु हृदय पीछे छूटा जाता था। वह मेरे वश में बिल्कुल नहीं था। घर आकर चित्त उदास हो गया। सावित्री की मूर्ति आंखों में फिरने लगी। उसकी मधुर वाणी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं उसे भूल जाना चाहता था। मुझे डर था कि इस कूचे में पैर रखने से मेरी निंदा होगी, मुझ पर उंगलियां उठने लगेंगी। लोग मुझे भला मानस समझते थे। अब इसके बाद न जाने मेरे बारे में क्या कहें। यह करतूत मेरा सर्वनाश कर देगी। लोग चौंक उठेंगे, कहेंगे कैसा भला मानस प्रतीत होता था, परंतु पूरा गुरु घंटाल निकला। प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी। वह विवाहिता स्त्री है, उसकी ओर मेरा हाथ बढ़ाना बहुत ही अनुचित है। परंतु यह सब युक्तियाँ, सब विचार केवल जल की तरंगों की समान थी। जितनी जल्दी उठती हैं, उससे जल्दी ही पहले टूट जाती हैं। वायु का हल्का सा थपेड़ा उन्हें चिन्ह तक मिटा देता है। मनुष्य कितना दुर्बल और कितना बेबस है अपने मन और दिल के सामने। दूसरे दिन मैं सत्यवान के घर पहुंचा, परंतु पैर लड़खड़ा रहे थे, जैसे नया नया चोर चोरी करने जा रहा हो। उस समय उसका हृदय किस प्रकार धड़कता है, कहीं कोई देख न ले, मुंह का रंग भेद न खोल दे। कभी कभी बलमनसी का शिकार भी आ जाता था। पैर आगे रखता था, परंतु पीछे हट जाता था। परंतु मैंने एक छलांग भरी और सीधा अंदर चला गया। इस समय मेरे होंठ सूख रहे थे। सत्यवान ने मुझे देखा तो कुर्सी से उछल पड़ा और बड़े आदर से मुझसे मिला। देर तक बातें होती रहीं। सावित्री भी पास बैठी थी। मेरी आंखें
बराबर उसके मुख पर अटकी रही। पहले चोर था, अब डाकू बना। सावित्री की झिझक भी अब दूर हो गई। बात बात पर हंसती थी। अब उसे मेरी ओर देखने में संकोच नहीं होता था। लज्जा के स्थान पर अब चपलता आ गई थी। यहाँ से चला तो ऐसा प्रसन्न था जैसे इंद्र का सिंहासन मुझे मिल गया हो। तत्पश्चात रास्ता खुल गया। दिन में कई बार सावित्री के दर्शन होने लगे। रात को 2-2 घंटे उसके पास बैठा रहता। मेरा और सावित्री का आंखों आंखों ही में मन मिल गया था। पर सत्यवान को कुछ भी पता न था। कल्पना सागर के विचारों के मोती निकालने वाला कवि, बहुत दूर तक दृष्टि दौड़ाने वाला तत्वदर्शी विद्वान अपने सामने की घटना को बिल्कुल नहीं समझता था। उसकी कविता दूसरों को जगाती थी, परंतु वह स्वयं सोया हुआ था। उस अनजान यात्री के समान जो नौका में बैठा दूर के हरे हरे ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देख देख कर झूमता है, परंतु नहीं जानता कि उसकी नाव भयानक चट्टान के निकट पहुंच रही थी। सत्यवान विनाश की ओर बढ़ रहा था। सावित्री के मन में कितना अंतर है। मनीराम की आंखें हृदय में आग लगा देती थी। निकट आते तो मैं इस प्रकार खिंच जाती जैसे चुंबक लोहे की सुई को अपनी ओर खींच लेता है। कैसे भोले भाले लगते थे, जैसे मुख में जीभ ही ना हो, परंतु मेरे पास आकर इस प्रकार चहचहाते हैं जैसे बुलबुल फूल की टहनी पर चहचहाती रहती है। उनके बिना अब जी बिल्कुल नहीं रखता था। घर में मकान काटने को दौड़ता था। चाहती थी मेरे पास ही बैठे रहें। किसी ने मुंह से तो नहीं कहा, परंतु आंखों से पता चला कि मोहल्ले की स्त्रियां सब कुछ अब समझ गई हैं। मेरी ओर देखती तो चुपचाप मुस्कुराने लगती। इतना ही नहीं, अब वह भी अपने विचारों से चौंक उठे। कवि थे, कुछ मूर्ख तो नहीं थे, बेपरवाह थे। अब हाथ मलमल कर पछताने लगे थे। संसार जीतते थे, परंतु अपना घर गंवा बैठे। सदैव उदासीन रहते थे। रात को सो नहीं सकते थे। बात करती तो काटने को दौड़ते। आंखों में लहू उतर आता था। न खाने की ओर ध्यान था और न ही पीने की ओर। कई कई दिन स्नान नहीं करते थे। और अब मुझे न उनके कपड़े बदलवाने का शौक था और न उनके खाने पीने का प्रबंध ही करती थी। कभी इन बातों में मुझे बेहद आनंद आता था, अब इतने से जी घबराता था। कुछ दिन पश्चात प्रयाग के एक प्रसिद्ध मासिक पत्र में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई, जिसका पहला पद था, भयो क्यों अनचाहत को संग। कविता क्या थी? अपनी अवस्था का चित्र था, यानी हमारे बारे में था। मेरी आंखों से आग बरसने लगी। शेरनी की नाई बेफरी हुई उनके सामने मैं चली गई और बोली, यह क्या कविता लिखने लगे हो तुम अब? हाँ, क्या लिखा क्या है तुमने? उन्होंने मेरी ओर ऐसी आंखों से देखा जो पत्थर को भी मोम कर देती। शोक और निराशा का पूरा नमूना थी। धीरे से बोले, क्या है? यह कविता पढ़कर लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कवि जो कुछ देखता है लिख देता है, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तनिक पीछे हटकर कहा, तुमने क्या देखा है? क्या देखा बताओ ज़रा। सावित्री, मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम भली भांति जानती हो। अपने उच्चल में मुंह डालकर देख लो, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं। मैंने वापस क्रोध में कहा, क्या कहना चाहते हो? गालियाँ क्यों देते हो मुझे? गालियाँ इससे लाख गुना अच्छी होती हैं। तो क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है? संदेह होता तो रोना काहे को था? अब तो विश्वास हो चुका है। कान धोखा खा सकते हैं, परंतु आंखें भूल नहीं करती। मुझे यह पता न था कि मेरा घर इस प्रकार चौपट हो जाएगा, और वह भी मेरी आंखों के सामने। मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। प्रकृति जहाँ दुराचार को जाना होता है, वहाँ निर्लज्जता को पहले ही बेच देती है। डिठाई से मैंने जोर से कहा, तुम कविता लिखो, तुम्हें किसी से क्या? तुम्हें भला मेरी क्या पड़ी है?
घावों पर नमक छिड़कने आई हो? मेरी ओर देखते ही न थे। उस समय बुद्धि कहाँ चली गई थी? अब समझे कुछ? मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं था, नहीं तो आज हाथ न मलता रहता यूं। परंतु लोग तुम्हारी वाह वाह कर रहे हैं। जिस पत्र में देखो तुम्हारी ही चर्चा है, केवल तुम्हारा ही नाम है। पढ़कर प्रसन्न हो जाते होंगे तुम तो। यह सुनकर वे वहाँ से उठ खड़े हो गए। नेत्रों में पागलों की सी लाली चमक रही थी और वे फिर जोर से चिल्लाकर बोले, अपनी मौत को न बुलाओ। मैं इस समय पागल हो रहा हूँ। कुछ समझ रही हो तुम? तो क्या मार डालोगे मुझे? बहुत अच्छा, वह भी कर डालो। किसने रोका है तुम्हें? अपनी जी की इच्छा पूरी कर लो, जो करना है कर लो। उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा, जिस प्रकार सिंह अपने आखेट को मारने से पहले देखता है, और झपट कर अलमारी की ओर बढ़े। और फिर मेरा कलेजा अचानक से धड़कने लगा। दौड़कर मैं बाहर निकल गई। मेरा विचार था वे मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, इसीलिए घर के बाहर मैदान में जाकर खड़ी हुई, परंतु सांस फूली हुई थी। मृत्यु को सामने मैं देख चुकी थी, परंतु वे बाहर नहीं आए। थोड़ी देर के पीछे दन्न का आवाज़ सुनाई दिया। मैं दौड़ती हुई तेज दौड़ लगाकर अंदर चली गई। देखा वे फर्श पर तड़प रहे थे। मृत्यु का दृश्य देखकर मैं बुरी तरह से डर गई, परंतु मुझे दुख बिल्कुल नहीं हुआ। कहीं मुकदमे की लपेट में मैं न आ जाऊं, यह चिंता मुझे अवश्य हुई। 2 मास ऐसे ही बीत गए थे। मैं अपने आंगन में बैठी मणिराम के लिए नेकटाई बन रही थी। मैंने लोकाचार की परवाह न करके उनसे विवाह का निश्चय कर लिया था। लोग इस समाचार से चौंक उठे थे, परंतु मैं उनके मरने से जैसे प्रसन्न हो रही थी। समझती थी जीवन का आनंद अब आएगा। अचानक नौकर ने आकर डाक मेरे सामने रख दी। इसमें एक पैकेट भी था। मैंने उसे ध्यान से देखा और फिर उसे अपने हाथों से खोला। यह मेरे मृतक पति की कविताओं का संग्रह था। मैंने 1-2 कविताएं ध्यान से पढ़ी। हृदय में हलचल मच गई। कैसे ऊंचे विचार थे, कैसे पवित्र भाव, संसार की मलिनता से रहित। इनमें छल न था, कपट बिल्कुल नहीं था। इनमें आध्यात्मिक सुख था, शांति थी। मेरी आंखों से अब आंसू बहने लगे। एकाएक तीसरे पृष्ठ पर मेरी दृष्टि गई। यह समर्पण का पृष्ठ था। मेरा लहू एक समय जैसे जम गया। पुस्तक मेरे नाम समर्पित की गई थी। एक एक शब्द से प्रेम की लपट आ रही थी, परंतु इस प्रेम और मणिराम के प्रेम में कितना अंतर था। एक चंद्रमा की चांदनी के समान शीतल था, तो दूसरा अग्नि के समान दग्ध करने वाला। एक समुद्र की नाई गहन गंभीर, दूसरा पहाड़ी नाले के समान वेगवान। एक सच्चाई था परंतु निशब्द, दूसरा झूठ था परंतु बड़बोला। मेरी आंखों के सामने से पर्दा उठ गया। सतीत्व के उच्च शिखर से कहाँ गिरने को थी मैं, यह मैंने आज अनुभव कर लिया। उठते हुए पैर रुक गए। मैंने पुस्तक को आंखों से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतने में मणिराम अंदर आए। मुख आने वाले आनंद की कल्पना से लाल हो रहा था। उनके हाथ में एक बहुमूल्य माला थी, जो उन्होंने मेरे लिए बम्बई से मंगवाई थी। वह दिखाने आए थे मुझे रोते हुए देखकर वे बुरी तरह से ठिठक गए और बोले, तुम रो क्यों रही हो? मेरी आंखें खुल गई हैं। ये अपनी माला देख लो, कल विवाह है ना हम दोनों का। अब विवाह नहीं होगा। सावित्री, पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसा क्या बोल रही हो तुम? परमात्मा मुझे इसी प्रकार पागल बनाए रख। मणिराम को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे मेरी ओर आगे बढ़े, परंतु मैं उठकर पीछे हट गई और दरवाजे की ओर संकेत देकर बोली, उधर। उस रात मुझे नींद नहीं आई, या शायद ऐसी नींद आई जैसी इससे पहले कभी न आई हो।
मैंने पति को ठुकरा दिया था, परंतु उनके प्रेम को ना ठुकरा सकी। मनुष्य मर जाता है, उसका प्रेम हमेशा जीता रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तब फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।